दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। महर्षि दयानंद की ओर से राजपुरा में स्थापित विश्व की पहली गौशाला में रविवार को राष्ट्र निर्माण पार्टी के संरक्षक ठाकुर विक्रम सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस आनंद कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने दौरा किया। रेवाड़ी के वैदिक आश्रम में एक अन्य कार्यक्रम भी हुआ, जबकि यज्ञ सदन में पुरोहित सुखदेव आर्य की मौजूदगी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के अध्यक्ष ने हरियाणा की राजनीति के अलावा देश और किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। मौजूदा खट्टर आज सरकार और ऐतिहासिक नगर दलगत रेवाड़ी राजनीति में पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। स्वामी पार्टी दयानंद के जी की एजेंडे पर भी जयंती के उन्होंने उपलक्ष्य में अपने विचार रखे। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड राष्ट्र सोच निर्माण बेहतर कल पार्टी की। आप हमारे चैनल को के लाइक, सब्सक्राइब और संस्थापक शेयर करना न भूलें। अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार जी, सेवानिवृत्त आईपीएस, पार्टी के कोषाध्यक्ष दानवीर विद्यालंकर जी, हरियाणा के पदाधिकारी सीताराम जी और संगठन की जिम्मेवारी लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम पार्टी के इन महानुभावों का, पदाधिकारियों का पुरोहित सुखदेव आर्य जी के यज्ञ सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। स्वामी दयानंद जी की जयंती का पर्व अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आज राष्ट्र निर्माण पार्टी की इस प्रेस वार्ता के लिए और उससे कहीं ना कहीं मेल खाती हुई बात यज्ञ सदन में 1984 से जो सुखदेव जी ने अपनी दिनचर्या में अपने ग्रस्त जीवन से वानप्रस्थ की ओर, मतलब ग्रस्त जीवन से ही उन्होंने एक किस्म से आर्य समाज, आर्य विचारधारा, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति को अपनाया है। सुबह शाम हवन, यज्ञ और वेद की ऋचाओं का पाठ और उनका कहीं ना कहीं एक किस्म से चतुर्यान पुराण जो भी कार्यक्रम होते हैं और साधु महात्माओं का आदर सत्कार, मतलब सैकड़ों के करीब आर्य समाज के जो पुरोधा हैं वो यज्ञ सदन की भूमि में अपने चरण कमल रख चुके हैं। आज राष्ट्र निर्माण पार्टी के सर्वे सर्वा ठाकुर विक्रम सिंह जी, डॉक्टर आनंद कुमार जी और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का यहाँ पदार्पण हुआ है। मैं रेवाड़ी पूरे जनपद की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कुछ मुख्य जो हमारे उद्देश्य हैं उनके बारे में हमें जानकारी दें। हम रेवाड़ी में, जो कि एक ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ 1857 में राव तुलाराम जैसे पुरोधा जो है उन्होंने अपना जीवन देश के लिए और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना दे दिया, वो नगर है। और हम राष्ट्रमान पार्टी की यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। होगा कि विभिन्न पार्टियाँ अलग अलग तरीके से अपना काम कर रही हैं। कांग्रेस को हमने देखा है, बीजेपी को हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, सपा, बसपा, जितनी भी पार्टियाँ हैं या दक्षिण की पार्टियाँ हैं, अधिकांश पार्टियाँ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए या तो जाति के आधार पर या मतपंथ संप्रदाय के आधार पर राजनीति किया करती है। यदि ये भी नहीं है तो कहीं क्षेत्र के आधार पर, रीजन के आधार पर, भाषा के नाम पर लोगों में विघटन पैदा करती हैं और उसके आधार पर राजनीति करती है। हम इसका विरोध करते हैं और हम इस संकल्प के साथ हैं कि हम जातिगत राजनीति, मतपंथ की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, उसके नाम पर जो राजनीतिक जो सिस्टम चलता है, या क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर हम लोग नहीं करें। 135 करोड़ जो भारतीय हैं उनके कल्याण के लिए समान रूप से जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। एक आपने देखा होगा कि राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। जहाँ कहीं जो भी ईंधन के लोग हैं, जो बाहुबली हैं, जो ताकत रखते हैं और उसके आधार पर चुनाव जीतते हैं, उनको सारी पार्टियां प्रदर्शन देती हैं। आप देख लें, हर पार्टी का अपना यही तरीका है कि जहाँ उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन अच्छा व्यक्ति है उसको आगे लाया जाए, उनको चिंता यह है कि कौन बाहुबली है, कौन ईंधन से जीत सकता है, उसके आधार पर राजनीति करती है। और क्रिमिनल से क्रिमिनल लोग जो हैं वो राजनीति में हैं। यदि क्रिमिनल्स लोग उनके हाथों में राजनीति होगी तो क्या होगा, देश का भला कैसे हो सकता है, जो कानून बनेंगे वो कैसे हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो एक राजनीति का अपराधीकरण वो रोका। देखा होगा थोड़े दिनों पहले बहुत सी सरकारें गिरी, बहुत से एमएलए खरीदे गए विभिन्न प्रदेशों में। राजस्थान में भी कोशिश हुई, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ
और दूसरे अरुणाचल में हुआ, विभिन्न प्रदेशों में एक तरीका बन गया है राजनीति का, शासन करने का, कि कोई भी जीते उनको जो है प्रलोभन देकर, पैसा देकर आप अपनी पार्टी में मिला लेते हो और उसके आधार पर जो है, तो ये जो तरीका चल रहा है इसका हम विरोध करते हैं। भ्रष्टाचार की राजनीति इस देश में नहीं चलनी चाहिए। यदि भ्रष्टाचार के आधार पर ये सारा सिस्टम चलेगा तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता। एक भ्रष्टाचार और भी चल रहा है इस समय। आप वैसे देखेंगे, लोग कहते हैं साहब देखिए हम बहुत अच्छे हैं और हम करप्शन नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, पर आप देखिए कि इलेक्शन इतने महंगे कर दिए गए। कुछ पार्टियां इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं कि आप कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते। इतने महंगे इलेक्शन करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? यही तो कि करप्शन करो और अपना वही जिनके पास पैसा है वो जीतेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा आ नहीं सकता। तो इधर का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, एक भ्रष्टाचार और भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी या क्या हमने करना शुरू कर दिया, हम अकाउंट्स में पैसा भेजना शुरू कर दिया, या हमने मुफ्त में देना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों को सरकार के ऊपर डिपेंड क्यों करना चाहते हो कि वो आपकी से भीख मांगते रहें और आप भीख के टुकड़े फेंकते रहें? आप उनको समर्थ बनाइए ना, कि वो इतने समर्थ हों कि अपनी बिजली का बिल वो चुका सकें, अपना खर्चा वो निकाल सकें। वो क्यों सरकार के टुकड़ों पर पलना? ये एक भ्रष्टाचार का एक अलग तरीका। वैसे चुनाव में भी कोई थोड़ा बहुत पैसा दे देता है इधर, तो उसकी तो हम बात करते हैं, परंतु इधर से जो भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, वो जो भ्रष्टाचार की तरफ कोई नहीं देखता। तो ये भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था चल रही है उसका हम विरोध करते हैं। लोगों को समर्थ बनाएं, लोगों को मजबूत बनाएं, लोगों को रोजगार दें। आप देखो आर्थिक स्थिति देश की इतनी खराब हो चुकी है कि सारा प्रोडक्शन खत्म है, मैन्युफैक्चरिंग खत्म है, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है। लोग मेरा नाम आनंद कुमार, IPS ऑफिसर और एक्स स्पेशल डायरेक्टर के रूप में मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिटायर हुआ हूँ। सर, एक नई पार्टी का गठन हुआ है क्या? हाँ, मैं राष्ट्रवाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ और राष्ट्रवाद पार्टी के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाना चाहते हैं। आने वाले समय में हम हरियाणा में जो विधानसभा के 2 क्षेत्रों में जो चुनाव होना है उसमें पार्टी जो है उतरेगी, अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। क्या एजेंडा रहेगा सर? देखिए जी, राजनीति का जो अपराधीकरण है उसको रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना और जाति मत पंथ के आधार पर जो राजनीति चल रही है उसको खत्म करना और किसानों के हित में, आम जनता के हित में समानता के आधार पर काम करना, ये हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। कि राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्या मान रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा कितनी सफल रही हैं, या जजपा हो या देखिए जी, कांग्रेस शासन जो है वो करप्ट रहा है और सभी जानते हैं कि बीजेपी सरकार का कोई बहुत अच्छा कार्यकाल यहाँ पर नहीं रहा है और आज भी जो है स्थिति खराब है। किसानों के आंदोलन को भी सही ढंग से वो लोग न तो समझ पाए, न उसके बारे में कुछ इसका समाधान कर पाए। तो इस रूप में भी मैं समझता हूँ कि सरकार विफल रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कोई लोग डिमांड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको कैसे समझाना है, किस तरीके से समझाना है, कैसे सुलझाना है, सरकार की जिम्मेदारी है। और लोग डिमांड करें, लोग तो डिमांड करेंगे। प्रजातंत्र में हर कोई अपनी बात कहता है, पर उसको सुलझाने का तरीका सरकार का होता है, परंतु यहाँ पर सुलझाने की कोई बात कोशिश की नहीं गई। यदि शासन व्यवस्था की बात की जाए, प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए, तो कितनी कारगर मान रहे हैं मनोहर सरकार को? देखिए जी, खट्टर सरकार मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में विफल रही है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम देखें तो भी, अपराधों की दृष्टि से देखें तो भी, और विकास की दृष्टि से देखें, कोई बहुत अच्छा काम जो है यहाँ पर हो नहीं पाया है। मैं ठाकुर विक्रम सिंह, संस्थापक राष्ट्र निर्माण पार्टी, और पार्टी अब आगे चल रही है, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। तो हरियाणा में भी उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर। क्यों जरूरी पड़ गई ठाकुर साहब इस पार्टी की? जरूरत इसलिए पड़ गई, सच्ची और अच्छी बात तो यह है, जितनी भी पार्टी बनी और चल रही हैं, देश को चला रही हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप 19-20 का फ़र्क समझ लो बस। किसी का नाम अच्छा है, किसी की शक्ल अच्छी है, किसी के कपड़े अच्छे हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि हम तो हरियाणा के तो सीधे सच्चे लोग थे, हमारा तो केवल एक लक्ष्य है, स्वामी दयानंद जी के जो सिद्धांत हैं, वेद के जो सिद्धांत हैं, उसके अनुसार श्रेष्ठ राष्ट्र बनना चाहिए। स्थिति होनी चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, यत्न करेंगे। कृषि तो सर्वप्रथम है, सारे देश के लिए, सब मनुष्य समाज के लिए, और कृषि के बाद में और सारा समाज है, सारे क्षेत्र हैं, सबको बढ़ावा देंगे, आगे बढ़ाएंगे। चौहान साहब, एक पार्टी की मीटिंग हुई है, क्या आप पूरा कार्यक्रम है? संगठन मंत्री के नाते राष्ट्र निर्माण पार्टी के आज मैं समझता हूं कि बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही सार्थक
बैठक रही। हमारे संस्थापक अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह जी रेवाड़ी पहुँचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर आनंद कुमार जी रिटायर्ड IPS हमारे बीच पहुँचे, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दानवीर जी हमारे बीच पहुँचे, हमारे प्रांतीय महासचिव सीताराम आर्य जी यहाँ आए और वैदिक आश्रम में मतलब सैकड़ों की संख्या में आर्य और वैदिक पद्धति और संस्कृति के एक किस्म से चाहने वाले, मानने वाले और राष्ट्र निर्माण पार्टी के प्रति उनका रुझान और उनका मन आज पढ़ने को, देखने को मिला। तो ये एक सुखद बात है हमारी पार्टी के लिए। तो हरियाणा में जैसे अब स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, आगे उपचुनाव होने हैं, कोई संगठनात्मक रणनीति कोई बनी है पार्टी की? निश्चित रूप से मतलब देखो ये अब लोग किसान आंदोलन के इस दबाव को देखते हुए कांग्रेसी तो खुश हो रहे हैं घर बैठे बैठे कि अब इसका फायदा हमें मिलेगा। जैसे फसलों का ये डाइवर्सिफिकेशन साइंटिफिक आधार पर कहते हैं कि बदल बदल के फसल बोने तो उससे भूमि की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। तो अब कांग्रेस का भी दौर गया, इनेलो का भी दौर गया, जजपा और भाजपा वो हरियाणा में राज कर रही हैं, उनका भी दौर गया। लोग नया विकल्प चाहते हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। इन मुद्दों को चाहे SYL का मुद्दा हो, चाहे चंडीगढ़ का मुद्दा हो, चाहे भाषाई क्षेत्रों का मुद्दा हो, उन सब मुद्दों को सिर्फ राजनीति के टाइम पर, चुनाव के टाइम पर एक सोची समझी रणनीति के मतदाता को कहीं ना कहीं भावनाओं में बहाने के लिए सभी पार्टियों ने इस्तेमाल किया है। अब भारत की, हरियाणा की विशेष रूप से राजनीति में आने वाले इन 2 उपचुनाव में हम अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारेंगे और एक विकल्प के रूप में देर सवेर हरियाणा में राष्ट्र निर्माण पार्टी का एक चमत्कारी उदय होगा।